हाँ, हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में घास स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। घास स्थल क्या होते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वनों के बारे में पढ़ा, उसमें विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में पढ़ा, जैसे कि शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। इस प्रकार के तमाम वनों के बारे में अध्ययन किया। अब हम घास स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। घास स्थल इसमें हम देखेंगे पहला जो टॉपिक है वह है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये क्या होते हैं? ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। आपकी किताब में चित्र भी दिया हुआ है, वहां देख सकते हैं कि यहाँ वनस्पतियां निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यहाँ घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का समाना घास स्थल, ठीक है, अफ्रीका का समाना घास स्थल इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सामान्य रूपों में देखा जाए तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं उसमें लगभग विभिन्न जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी है, जेब्रा है, जिराफ है, हिरन है, तेंदुआ, इस प्रकार के जानवर वहां पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे घास स्थल भी हैं, इसका नाम है शीतोष्ण घास स्थल। क्या है? शीतोष्ण घास स्थल। तो दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल। इसमें हम देखेंगे कि यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप इत्यादि प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक आता है यह कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां जो होती हैं वो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। किन प्रदेशों में? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर जो रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित आप करके देखिए, या आप करिए, ये आपके लिए वर्क है। और विश्व के मानचित्र पर उसको चिन्हित करने के बाद से आपको ये पता चल पाएगा कि भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम आप बता सकते हैं उससे, या आप उसमें पता कर सकते हैं। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम भी आप बता सकते हैं, आप उसको बताइए। फिर जिन्हें आप पहले जान चुके हैं उनके बारे में आप बताएंगे। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे ही हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया
उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहां पाए जाते हैं। और यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु, वो जो चमड़ी होती है मोटी, वह उनको छोटी जलवायु से बचाने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, या उसे सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे कि सील हैं, और आप देख सकते हैं कि वालरस हैं, कस्तूरी है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू हैं, ध्रुवीय भालू हैं, ठीक है, और बर्फीली लोमड़ी है। इस प्रकार के जो चित्र पाए जाते हैं। हम फिर अब उस कहानी पे आते हैं कि सलीमा के पिता ने, सलीमा की कहानी से शुरू हुआ था ना, अब सलीमा के पिता ने उनसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए, ठीक है ना, किसको, सलीमा को। तो कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, वनों और झाड़ियों को काट करके साफ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, क्या वे पुनः वैसे ही रह पाएंगे वन में, या वैसे बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन और जलवाष्प, लकड़ी, फल और मेवे हमें आदि नहीं मिल पाएंगे। क्या अब इसमें ये प्रश्न आपके पास है कि आप सलीमा से सहमत हैं? आपने अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की क्या करेंगे, आप विविधता को में हो रही कमी के बारे में चर्चा करें और इसके संरक्षण के बारे में आप सुझाव भी लेंगे उनसे, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले दिन हम आपको इसका PDF में प्रश्नोत्तर भेजेंगे, उसको आप अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे। धन्यवाद।